सो गैस एक्सचेंज भी लंग्स में ऐसे ही होती है। जब आप सांस अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू आपके लंग्स में आपके ऑक्सीजन होती है और आपके लंग्स के अंदर ही आपके ब्लड वेसल्स चल रहे होते हैं। तो ब्लड वेसल्स को चूँकि ऑक्सीजन कम होती है उनके ब्लड में, हमारे ब्लड में, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम अ ग्रेडियंट पॉइंट ऑफ व्यू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। सो गैस एक्सचेंज भी लंग्स में फ्रॉम द फिनोमेना ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होती है। कौन से फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं कि कितनी जल्दी कितनी दस्ती जिसे कहते हैं डिफ्यूजन होगी। तो वो रेट किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं? पहली बात है स्टीपनेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जितना फ़र्क होगा उन दो जगहों के कॉन्सेंट्रेशन में उतनी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन होगा। फॉर एग्जांपल, एक चेंबर में मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के और एक चेंबर में 2 हैं, तो जल्दी जल्दी सोडियम आयंस मूव करेंगे। लेकिन अगर उस एक चेंबर में मेरे पास 54 मॉलिक्यूल्स हैं और एक चेंबर में मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो है लेकिन वो स्टीप नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंट नहीं है, तो वो तेज़ी से डिफ्यूजन नहीं होगी। पे टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हायर टेम्परेचर्स पे ज़्यादा अच्छी डिफ्यूजन होती है। सरफेस एरिया पे बहुत डिपेंड करता है, इसलिए लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। आपका लंग्स का जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी और उतनी ही अच्छी उसके अंदर क्या होगी, नेट मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो चौथी चीज़ होती है वो होती है द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन डिफ्यूजिंग। ये टाइप पे भी बहुत अक्सर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है तो वो ज़्यादा रैपिडली मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज उनका साइज़ छोटा होगा। नॉन पोलर ज़्यादा अच्छी तरह मूव कर जाएंगे। स्टेबल मॉलिक्यूल्स इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाता है। तो ये टाइप पे भी डिपेंड करता है। सोडियम आयन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं मूव कर सकता। जो मैं सोडियम के एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, आपको सिर्फ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ मैं आपको, तो आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा सोडियम मूव कर रहा है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, नहीं। वो मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल 100 आपके पास सोडियम के आयंस पड़े हैं और एक में 2 चेंबर में 2 पड़े हैं, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पजेस। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जो कि साइज़ में छोटे होते हैं, जो कि नॉन पोलर होते हैं। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पे भी डिपेंड करती है बात। Molecules that diffuse to cell membrane include oxygen because it is non-polar. कार्बन डाइऑक्साइड भी जिसे कहते हैं पोलर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो सा हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का पूरा कॉम्बिनेशन, इट गिव्स अ लिटिल बिट पोलैरिटी टू इट, लेकिन चूंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है तो वो मूव कर जाता है। वाटर भी पोलर है लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है और दूसरी बात ये स्टेबल होता है, तो ये भी बहुत ईजिली क्विकली मूव कर जाता है। ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन के अंदर आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है। ये फ़र्क है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। सो द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Regulating the water flow through plasma membrane is an important factor in maintaining homeostasis within a cell. तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपका ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है ना, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप आगे जाके पैथोलॉजी पढ़ोगे, आप पढ़ोगे जी एडीमा क्या होता है पाँव में, आपने अक्सर देखा सोज पड़ जाती है, इसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑस्मोसिस का, कि क्यों आपके थर्ड स्पेसेस के अंदर वाटर बढ़ना शुरू हो जाता है जब आपकी कोई प्रोटीन डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लिवर फंक्शन फेलियर, तो ये भी ऑस्मोसिस का फिनोमेना है। लेकिन ये बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं। जब आप ये देखोगे ना पैथोलॉजी में कि एडीमा किन वजहों से होता है, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस का बहुत बड़ी गेम होती है। So most cells, whether in multicellular or unicellular organisms, are subject to osmosis because they are surrounded by water solutions. हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड इज़ वाटर, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हमारा प्लूरल फ्लूइड, हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है। वी आर 70% मेड अप ऑफ वाटर। सो वाटर का ऑस्मोसिस से तो बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो ऑस्मोसिस ये हमारे अंदर सारी होम्योस्टेसिस कर रही होती है। अब ये होता है कि अब आप ये डायग्राम बड़े गौर से देखें, इसमें जो ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो वो हैं शुगर के, और जो ब्लू वाले छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं वाटर के। तो ब्लू वाटर ब्लू दिखता है सी में, तो आप ब्लू से ये देख लो इसके अंदर। तो आप देखो कि
बीच में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है लेकिन शुगर को पास होने नहीं देती। तो आप देख रहे हो इस पूरे बीकर के अंदर एक साइड पे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं सिलेक्टिवली परमिएबल की, एक ही साइड के ऊपर है, दूसरी साइड पे नहीं है क्योंकि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो सिर्फ वाटर आगे पीछे मूव करता है। तो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर में मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाटर का एक फिनोमेना है कि वाटर उस जगह पे मूव करता है जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि रेड ब्लड सेल्स को आप डिफरेंट किस्म के वाटर सॉल्यूशंस के अंदर डाल के उनको देखें। अगर आप एक हाइपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है कि आप एक पानी के बीकर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। तो उस हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब आप रेड ब्लड सेल्स डालोगे तो क्या होगा, वो रेड ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का पानी बाहर आ जाता है बीकर के पानी के अंदर, क्योंकि वाटर मूव कर जाता है उस जगह के ऊपर जहाँ पे सोल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसी तरह अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर आप रेड ब्लड सेल्स डाल दोगे तो रेड ब्लड सेल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर कंपेयर टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन ज़्यादा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो वाटर बीकर से रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करता है। इस डायग्राम को देखें तो आप एरो की डायरेक्शन देखें तो एरो की डायरेक्शन ये शो कर रही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उस जगह पे मूव कर रहे हैं जहाँ पे शुगर है। तो लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन और हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर मूव करेगा लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से टुवर्ड्स हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरह ये इक्वलाइज करेगा आपकी ऑस्मोलैरिटी को। Facilitated diffusion occurs through a differentially permeable membrane. Channels help molecules to enter or leave the cells. तो diffusion जो कि facilitate होती है with the help of channels is known as a facilitated diffusion. Channels are usually transport proteins. Aquaporins facilitate the movement of water. तो usually ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चैनल्स होती हैं, इसमें कैरियर्स भी आ सकते हैं, और जो वाटर की मूवमेंट कराते हैं उनका स्पेशल नाम दे दिया गया है एक्वापोरिन्स, और इसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं होती। हम अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन देख लें आप, विदाउट एनी चैनल हो रही है, लेकिन अगर किसी चैनल के थ्रू डिफ्यूजन हो तो वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल में आता है। Large polar molecules such as glucose and amino acids cannot diffuse across the phospholipid bilayer. Also, ions such as sodium and chloride cannot pass. For example, sodium ने from a region of higher concentration to a region of lower concentration move करना है, लेकिन चूंकि वो सोडियम आयन है ही पोलर, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं मूव कर सकता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर सकते। तो ये दे यूज सर्टन चैनल्स टू डू दैट। सो दीज मॉलिक्यूल्स पास थ्रू प्रोटीन चैनल्स इंस्टेड। डिफ्यूजन थ्रू दीज चैनल इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड बिकॉज ये चैनल्स फैसिलिटेट कर रहे हैं डिफ्यूजन को। दीज मॉलिक्यूल्स गो थ्रू अ प्रोटीन चैनल इंस्टेड ऑफ पासिंग बिटवीन द phospholipid bilayer. Ping pong mechanism होता है। In this model, the carrier protein exists in two conformational in conformation shapes, which is the ping state and the pong state. In the ping state, it is exposed to higher concentration of solute. मतलब कि जो कैरियर प्रोटीन का मुंह है वो बाहर वाली साइड पे है जहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, और सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो पिंक स्टेट वो होगी जहाँ पे कैरियर प्रोटीन का मुंह उस साइड पे होगा जहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो इन द पिंक स्टेट इट इज़ एक्सपोज टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट बाइंड टू स्पेसिफिक साइट्स ऑन द कैरियर प्रोटीन. Binding induces a shape change or a conformational change that exposes the carrier to a lower concentration of solute Pong state. तो आप देख रहे हैं कि एक जगह मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और नीचे की तरफ उन्होंने मूव करना है जहाँ पे दो है, तो पैसिव मूवमेंट होनी है। तो पिंक स्टेट तब होती है जब जो कैरियर प्रोटीन के जो दो मुंह हैं वो उस साइड पे डायरेक्टेड हों जहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और पोंग तब होगा जब वो नीचे की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे फॉर एग्जांपल concentration low है। Now factors affecting facilitated diffusion include the concentration gradient, obviously जो diffusion में थी, the amount of carrier protein available. For example, sodium आपके पास सेल मेम्ब्रेन की एक साइड पे 100 है
एक साइड पे आपके फॉर एग्जांपल 30-40 है, लेकिन आपके सारे कैरियर प्रोटीन्स यूज़ हो चुके हैं, तो बेशक अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा भी तो सोडियम मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज सारे कैरियर प्रोटीन्स यूज अप हो चुके हैं। एक ये, और तीसरा एफिनिटी ऑफ द सोल्यूट कैरियर इंटरेक्शन, कि उनकी आपस में एफिनिटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छे वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, यह भी बहुत मैटर करता है। एंड द रैपिडिटी ऑफ द कॉन्फर्मेशनल चेंज फॉर बोथ द लोडेड एंड अनलोडेड कैरियर, कि शेप चेंजेस कितनी रैपिडली होंगी कैरियर प्रोटीन पे, तो ये कैरियर प्रोटीन की करेक्टरिस्टिक्स पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड करती है। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 मैकेनिज्म यूज़ होंगे या मोड्स यूज़ होते हैं। इनमें कपल्ड कैरियर्स यूज़ होंगे। कपल्ड कैरियर्स कौन से कैरियर्स थे जो हमने पढ़े थे, जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स एक ही कैरियर प्रोटीन को यूज़ करते हैं। देन इज़ द एटीपी ड्रिवन पंप, जिसके अंदर ऐसा पंप यूज़ होता है जो कि एटीपी या एनर्जी को यूज़ कर देगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल का मतलब होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं अपहिल मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ अपहिल मूवमेंट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ डाउनहिल मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ लोअर। लाइट ड्रिवन पंप इज अपहिल ट्रांसपोर्ट विच इज़ पावर्ड बाय एनर्जी फ्रॉम फोटॉन्स। ठीक है, तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन एक ऐसा केमिकल है जो कि लाइट को यूज़ करता है एनर्जी बनाने में। इसके अंदर या तो आप कपल्ड कैरियर यूज़ कर सकते हो, या एटीपी ड्रिवन पंप यूज़ कर सकते हो, या लाइट ड्रिवन पंप यूज़ सकते हो। डिफरेंट मोड्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब एक कपल्ड कैरियर की एग्जांपल दी है जिस सोडियम पोटेशियम पंप की, जिसमें सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनटू द सेल। अब जो नॉर्मल सेल होता है ना, उसके बाहर सोडियम ज़्यादा होता है और नॉर्मल सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, और इस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना होता है। इसलिए सोडियम को हमेशा बाहर ही होना है सेल के, और पोटेशियम को हमेशा अंदर ही होना है। तो ऑब्वियसली जब सोडियम ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर वाले सोडियम को बाहर कैसे मूव करेगा, क्योंकि उसने रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करना है। तो इसके अंदर फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ होना है। नॉर्मल सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा नहीं होता, बाहर होता है, और नॉर्मल सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, और इस कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना नर्व सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी यूज़ करता है, और 2 सोडियम को बाहर फेंकता है और 3 पोटेशियम को अंदर लाता है। क्योंकि सोडियम ऑलरेडी सेल के बाहर ज़्यादा होता है और अंदर से सोडियम ने बाहर जाना होता है, तो इट हैज़ टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। एंड सेम गोज़ फॉर पोटेशियम। पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है, और सेल के बाहर से पोटेशियम ने अंदर मूव करना होता है, तो इसके लिए भी आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। दे मूव अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स बिकॉज दे हैव टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। एंड फॉर एवरी 1 ATP 3 सोडियम दे मूव out and 2 potassium move in. About 1/3 of ATP in animal cells is used to power the sodium potassium pump. कि 1/3 जितना भी आपके अंदर एनर्जी बनती है वो सिर्फ आपके सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने में काम आती है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इट इज़ in electrically active nerve cells which use sodium potassium gradients to propagate electrical signals। ये आप फिजियो में पढ़ी होगी बात आपने। up to 2/3 of ATP is used to power this pump। तो नर्व सेल्स की, खाली अगर नर्व सेल्स की बात करें तो 2/3 हिस्सा ATP का सिर्फ इस पंप को चलाने में हेल्प करता है। तो दिस पंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Balancing of fine cells maintain voltage across plasma membrane, and it ranges from -60 to -70 millivolts. You will read in the detail in physiology. Membrane potential favors passive transport of cations into the cells and anions out of the cells. तो cations ने हमेशा, जैसे कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेवर करती है इन द सेल और एनाइंस को करती है आउट ऑफ द सेल्स, एंड दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है इसके अंदर कि चूँकि पॉजिटिव आयंस बाहर मूव करेंगे तो बाहर पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, और नेगेटिव आयन अंदर मूव करते हैं तो अंदर सेल के अंदर नेगेटिव, जैसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। एंडोसाइटोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ लार्ज मटीरियल